देश की राजधानी दिल्ली के बिल्कुल दिल में कुतुब परिसर के खुले आसमान के नीचे एक ऐसा लोहे का खंभा खड़ा है जो पिछले 1600 सालों से प्रकृति के इन तमाम क्रूर नियमों को खुले आम चुनौती दे रहा है। बिल्कुल, और वो भी बिना किसी सहारे के। हाँ, बारिश, भयंकर गर्मी, सर्दी, नमी, मतलब सब कुछ झेलने के बावजूद उस पर आज तक जंग का एक कतरा, एक छोटा सा कतरा भी नहीं लगा है। वो आज भी एकदम वैसा का वैसा ही खड़ा है। ये लौह स्तंभ ना विज्ञान की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी पहेली रहा है। पहेली तो है ही। हाँ, क्योंकि जो बुनियादी नियम ये कहता है कि लोहे और नमी के मिलने से जंग लगेगी, ये खंबा उस नियम का एक जीता जागता अपवाद है। बिल्कुल। दुनिया भर के जो धातु कर्मी है यानी मेटलॉजिस्ट, उनके लिए सच में किसी जादू या चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य ये साफ बताते हैं कि ये स्तंभ मूल रूप से कुतुब मीनार परिसर का हिस्सा है ही नहीं। अच्छा, तो फिर इसे कहाँ बनाया गया था? इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था और इसे कई सदियों बाद दिल्ली लाया गया। इस पर एक प्राचीन संस्कृत अभिलेख है जिसमें राजा चंद्र का जिक्र है। राजा चंद्र यानी इतिहासकार जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय मानते हैं, है ना? जी बिल्कुल। और वो अभिलेख बताता है कि ये सिर्फ लोहे का एक ढांचा नहीं था, ये मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित एक विशाल विष्णु ध्वज स्तंभ था। अरे वाह, मतलब इसमें गहरी आध्यात्मिक भावना भी जुड़ी थी। गुप्त साम्राज्य के काल की बात कर रहे हैं, जिसे अक्सर भारत का स्वर्णिम युग या गोल्डन एज कहा जाता है। उस समय के विज्ञान और कला के स्तर को समझने के लिए ना, ये खंबा एक बहुत बहुत बड़ा पैमाना है। उनके लिए यह ध्वज स्तंभ अनंत काल तक टिके रहने का प्रतीक था और शायद इसीलिए उन्होंने इसमें अपनी पूरी तकनीकी आत्मीयता और क्षमता जोड़ दी। 1600 साल पहले इसे उदयगिरी या किसी अन्य पहाड़ी इलाके से, जहां इसे मूल रूप से स्थापित माना जाता है, वहां से दिल्ली तक लाना कोई छोटी बात तो है नहीं। हम एक ऐसे खंबे की बात कर रहे हैं जिसकी ऊंचाई करीब 7 मीटर से ज्यादा है और इसका वजन 6 टन है। 6 टन से भी थोड़ा ज्यादा ही है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। कारीगरों ने लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को, जिनका वजन शायद मुश्किल से 20 या 30 किलो रहा होगा, उन्हें भट्टी में गर्म करके एकदम अर्ध तरल अवस्था में लाया होगा और फिर एक के ऊपर एक रखकर भारी हथौड़ों से उन्हें पीटा होगा ताकि वो आपस में जुड़ जाएं। कितनी कमाल की बात है, बिना किसी आधुनिक सेफ्टी गियर के। इस पूरी प्रक्रिया की जटिलता को समझना बहुत जरूरी है। जब लोहे को इस तरह पीटा जाता है ना, तो असल में कारीगर उसके अंदर मौजूद स्लैग यानी जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें बाहर निकाल रहे होते हैं और हर एक चोट के साथ वो लोहा और सघन और भी ज्यादा मजबूत होता जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी समय और तापमान का एकदम सही तालमेल। हाँ, क्योंकि अगर लोहा थोड़ा भी ठंडा हो गया तो वो जुड़ेगा ही नहीं, है ना? एकदम सही। और अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो वो आकार नहीं लेगा, पिघल कर बह जाएगा। दर्जनों कारीगरों को एक साथ एक लय में काम करना पड़ा होगा, जैसे कोई सुलगता हुआ पजल जोड़ रहे हों। ये बताया गया है कि इस प्राचीन लोहे में फास्फोरस की मात्रा आज के आधुनिक लोहे के मुकाबले बहुत ज्यादा है। मतलब क्या ये कोई उनकी गुप्त रेसिपी थी? यहीं पर तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। फास्फोरस का होना कोई अलग से मिलाया गया जादुई केमिकल नहीं था, बल्कि ये उनके धातु पिघलाने के तरीके का एकदम सीधा नतीजा था। हमारे प्राचीन भारतीय धातुकर्मी अपनी भट्टियों में चूना पत्थर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते थे। ओह, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन्होंने जानबूझकर एक ऐसा तरीका चुना जिससे लोहे के अंदर का जो प्राकृतिक फास्फोरस था वो बाहर ही नहीं निकला। बिल्कुल, वो उसी लोहे के ढांचे में, उसके कण कण में समाया रहा। एकदम सही कहा आपने। और यहीं पर एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ सामने आता है। फास्फोरस लोहे को जंग से तो बचाता है, ये सच है, लेकिन साथ ही वो लोहे को ब्रिटल यानी भंगुर भी बना देता है। भंगुर मतलब वो आसानी से टूट सकता है? हाँ, फास्फोरस वाला लोहा बहुत कठोर होता है, लेकिन अगर उस पर जोर से प्रहार किया जाए, जोर से मारा जाए, तो वो शीशे की तरह चटक भी सकता है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने 6 टन के इस खंभे को भारी हथौड़ों से पीट कर यानी फोर्ज वेल्डिंग करके बनाया, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि इसमें फास्फोरस था जो लोहे को ऐसा बना देता है कि वो पीटने पर टूट जाए। विरोधाभास है ना? तो फिर उन्होंने उस भंगुर लोहे को बिना तोड़े 7 मीटर ऊंचे खंभे में आखिर तब्दील कैसे कर दिया? और इसके लिए ना तापमान पर अविश्वसनीय नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
प्राचीन कारीगरों को शायद रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के आधुनिक सूत्र ना पता हों, लेकिन उन्हें लोहे के व्यवहार की इतनी गहरी समझ थी कि वो जानते थे कि फॉस्फोरस वाले लोहे पर किस विशिष्ट तापमान पर चोट करनी है ताकि वो बिना चटके आकार ले सके। वाह, क्या बात है। ये कोई तुक्का नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये पीढ़ियों से चले आ रहे प्रयोगों और उनके तजुर्बे का निचोड़ था। और यही वो अनुभव है, यही वो नींव है जिस पर 1600 साल का ये चमत्कार टिका हुआ है। चलिए अब आते हैं उस मुख्य सवाल पर जिसके लिए खंभा पूरी दुनिया में इतना मशहूर है, इसका जंग न लगना। सबसे बड़ा रहस्य। हाँ, नमी और बारिश जो आमतौर पर लोहे के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं, वो इस खंबे का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाए। मिसावाइट लेयर। हाँ, ये कोई रासायनिक परत है ना जो खंबे की सतह पर बन गई है। बिल्कुल। जब ये खंबा खुले आसमान के नीचे रखा गया तो नमी के संपर्क में आने से लोहे में हल्की सी जंग लगने की शुरुआत हुई, लेकिन खंबे के अंदर जो भारी मात्रा में फास्फोरस मौजूद था उसने इस शुरुआती जंग और हवा की नमी के साथ मिलकर एक बिल्कुल नई रासायनिक प्रक्रिया कर दी। अरे वाह। यानी जो पानी लोहे को गलाने आ रहा था, फास्फोरस ने उसी पानी का इस्तेमाल करके खुद के लिए एक ढाल बना ली। बिल्कुल, एकदम सही समझे आप। फास्फोरस, ऑक्सीजन और नमी ने मिलकर हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रेट की एक बेहद पतली लेकिन अत्यंत सघन परत बना दी, और इसी परत को, इसी सुरक्षा कवच को मिसावाइट लेयर कहते हैं। क्या बात है। इस शुरुआती हल्की सी जंग ने लोहे के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर दिया जिसने असली और गहरी जंग को अंदर जाने से पूरी तरह रोक दिया। प्रकृति ने यहाँ क्या किया, उसने थोड़ी सी जंग लगने दी ताकि उस जंग से ही एक ऐसा अभेद्य कवच बन जाए जो बाकी के ढांचे को सदियों तक सुरक्षित रखे। कि ये प्राचीन भारतीय खंबा 1600 सालों से अपना कवच खुद रिपेयर कर रहा है। ये तो हुई विज्ञान की बात, लेकिन विज्ञान के इस चमत्कार के साथ साथ ना इसका एक इंसानी पहलू भी है। कई पीढ़ियों तक लोगों के बीच ये विश्वास था कि अगर कोई खंभे की तरफ पीठ करके खड़ा हो और अपने हाथों को पीछे ले जाकर उसे पूरी तरह अपनी बाहों में घेर ले, हाँ, तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। खंभा 1600 सालों की भयानक बारिश, दिल्ली की भयंकर गर्मी और इतने प्रदूषण को झेल गया। उसे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे प्यार से ही पहुंचने लगा था। हाँ, ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है ना? बिल्कुल। जब हजारों लोग रोजाना उस खंबे को अपनी बाहों में भरते थे तो उनके हाथों से निकलने वाला पसीना और जो प्राकृतिक तेल होता है ना, वो खंबे की सतह पर लगता था। और पसीने में तो नमक और एसिड होता है। सही कहा। ये मानव निर्मित एसिड उस प्राकृतिक मिसावाइट लेयर को घिसने और धीरे धीरे नष्ट करने लगा था। जिस कवच को प्रकृति के थपेड़े नहीं तोड़ पाए, उसे इंसानों के लगातार छूने ने कमजोर कर दिया। कितनी अजीब बात है। और नतीजा ये हुआ कि खंबे के निचले हिस्से पर जहां लोग उसे पकड़ते थे, वहां जंग के शुरुआती निशान दिखने लगे थे। अरे बाप रे। और यही कारण है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस ऐतिहासिक खजाने को बचाने के लिए इसके चारों ओर फेंसिंग यानी एक लोहे का सुरक्षा घेरा लगाना पड़ा। ये लौह स्तंभ सच में केवल इतिहास नहीं है, बल्कि मानव क्षमता और जिज्ञासा का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। हाँ, और ये हमें सिखाता है कि अतीत सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, बल्कि उन्नत ज्ञान का एक खजाना है। अगर आप भारत के एक ऐसे चमत्कारी मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं जिसने आधुनिक विज्ञान को भी हैरान कर दिया है, तो कैलाश मंदिर पर हमारा यह वीडियो अभी देखें। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए महान स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।